नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा किया है, जहां उन्होंने चक्रवात अम्फान प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और इस आपदा से लड़ने के लिए ओडिशा को 500 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता राशि देने की घोषणा भी की। इसके अलावा उन्होंने चक्रवात की वजह से मरने वालों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद का ऐलान भी किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में हुए विमान हादसे पर भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि पाकिस्तान में विमान दुर्घटना के कारण जानमाल के नुकसान से गहरा दुख हुआ है। मृतकों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। बता दें कि शुक्रवार को पाकिस्तान में एक बड़ा विमान हादसा हुआ। लाहौर से कराची जा रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई। विमान कराची एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाकों में गिरा। विमान गिरने से कई मकानों में आग लग गई। यह हादसा कराची में लैंडिंग से ठीक पहले हुआ है। विमान में 98 लोग सवार थे और इसमें 90 यात्री और 8 क्रू मेंबर थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में देश की 22 बड़ी विपक्षी पार्टियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। बैठक में कोरोना महामारी के बीच प्रवासी श्रमिकों की स्थिति और मौजूदा संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और आर्थिक पैकेज पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। हालांकि इस वर्चुअल बैठक में एसपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। इस बैठक में चर्चा की शुरुआत से पहले नेताओं ने बंगाल और उड़ीसा में आए अम्फान चक्रवात के कारण मारे गए लोगों की याद में कुछ पल के लिए मौन रखा और इसके बाद सोनिया गांधी ने सबसे पहले अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को लेकर असमंजस में है और ना ही उसने इससे निकलने की कोई रणनीति तैयार की है। संकट के इस समय में सारी शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय तक ही सीमित हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार ने संघवाद की भावना को भुला दिया और विपक्ष की मांगों को अनसुना कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्फान तूफान से तबाह हुए पश्चिम बंगाल के कई जिलों का हवाई दौरा किया और इसके बाद उन्होंने 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान भी किया। पीएम मोदी के इस ऐलान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिफर गई। उनका कहना है कि नुकसान 1 लाख करोड़ का हुआ है और पैकेज सिर्फ 1000 करोड़ का दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी। ये पैसा कब मिलेगा, ये अग्रिम धनराशि है और अम्फान तूफान के कारण 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 56,000 करोड़ रुपया तो हमारा ही केंद्र पर बकाया है। Prime Minister assured us that he said that he announced 1,000 crore rupees for this emergency fund, but he didn't clarify it whether it will be advance or just what is the package, I don't know. He said that we will decide later on, but he said maybe advance also. I said that whatever he will give you, decide, we will give you the details also, because it will take some time to assess the full details, but more than 1 lakh crore has been destroyed and we have to help the people. So we have started relief and wave work, but I told Prime Minister that we will get 53,000 crores from the central government regarding devolution, regarding this food subsidy, regarding this social schemes, central schemes, wherever our money is there. So I said at least you try to give some money to us so that at this crisis, at this hour of crisis, we can work. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने के न्योते पर पीएम मोदी आज सुपर साइक्लोन अम्फान से हुए विनाश का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल गए और ममता बनर्जी के साथ आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस पर बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आज बंगाल का दौरा किया तो बंगाल के मुख्यमंत्री जी को भी अपने हेलीकॉप्टर में ममता जी को साथ में रखा, पूरा एरियल सर्वे किया। बाद में उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के साथ बैठक भी की और 1000 करोड़ की घोषणा भी इस तूफान से निपटने के लिए बंगाल सरकार को देने का
ऐलान उन्होंने किया, क्योंकि जब तूफान है उस पर इकट्ठे होकर एकजुट होकर लड़ना है। और प्रधानमंत्री जी टीम इंडिया में यकीन रखते हैं, वो राज्यों के साथ एक बेहतर तालमेल करके संकट के घड़ी में चट्टान की तरह खड़े हो जाते। आज प्रधानमंत्री के दौरे से बंगाल में बहुत अच्छा संदेश गया है कि जब कोई संकट की घड़ी हो तो हमें इकट्ठे होकर एकजुट होकर उससे लड़ना है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चक्रवात अम्फान से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री ने बंगाल को 1000 और ओडिशा को मदद के तौर पर 500 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज का ऐलान भी किया। इसी को लेकर के सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देश का साथ रहना ठीक है, बात अच्छी बात है। जो पैसा दिया उसको ये पैसा एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में प्रधानमंत्री देखे, लेकिन ये नहीं कि ये पैसा देके हाथ धुले अभी, क्योंकि जो वहाँ पे जिस तरीके की तबाही हुई है ये पिछले 2 साइक्लोनों में जो हुई है उससे कई गुना ज़्यादा। आयला जो हुआ था पहले, उसके बाद बुलबुल जो हुआ था पिछले साल, ये दोनों के मुकाबले में देखें तो तबाही और बहुत ही बेहद ज़्यादा हुआ। जान कही गई, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ, और ख़ास तौर से खेती के लिए जो फसल जो अब एगड़ी है उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान। तो इसको पूरा करना है तो आज वहाँ पे रिलीफ चाहिए, रिहैबिलिटेशन चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन चाहिए, ये तीनों बात करनी है। और इसके लिए जो भी ज़रूरत है वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कह रही है कि 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। हमको नहीं मालूम है कि ये जो पैकेज है या फिर शुरुआती मदद। अब वो तय करें दोनों सरकारें मिलकर। क्या उनकी एक सिस्टम है देश में, नेशनल कैलामिटी डिक्लेयर करने से पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो है, राज्य सरकार है, वो दोनों के भी वो जो बातचीत कर रही है ये सरकारी मामला है, तो वो उस तय करके आई है। लेकिन पूरा का पूरा मदद केंद्र सरकार को करना चाहिए। तूफान के कारण हुए विनाश का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी बंगाल पहुंचे और हवाई सर्वेक्षण किया। उनके इस दौरे को लेकर के प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सीपीआईएम नेता एमडी सलीम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और उन्होंने आज आए इसके लिए धन्यवाद। लेकिन जो कहते हैं कि खुदा पहाड़ निकला चूहा, 1000 करोड़ रुपया का एडवांस एश्योरेंस, जबकि हवाई सर्वे किए हैं, मुख्यमंत्री के साथ किए हैं, और हमने दशकों में इतने तबाही नहीं देखे। और जितने मकानात टूटे हैं, घर बेघर हो गए लोग, आप कोरोना के समय कह रहे हैं कि घर पे रहो, और जिनके पास घर नहीं है, तो इस वक्त सरकार को चाहिए था प्रधानमंत्री आवास योजना का स्पेशल कोटा रिलीज करना, और मुख्यमंत्री भी चाहिए कि कोई कटमनी के अलावा सीधा सीधी जिसके घर टूटा है उनको घर। 100 दिन का काम के बारे में खुद कहा गया कोरोना के वक्त, इतने लोग जो बेरोजगार हुए हैं आज वो तबाह हो रहे हैं, तो अपने मकान को अगर बनाए तो उनको 100 दिन का काम में जोड़ लिया जाए। तीसरी बात है कि सड़क बांध जो टूटे हैं उसके मरम्मती के लिए और ज़्यादा जो मनरेगा का काम है उसको बढ़ाने का सरकार ये सब खुद से ही कर सकती थी। इतना तो होमवर्क तो 2 रोज में करके प्रधानमंत्री को आना चाहिए था। पीएम मोदी के हवाई सर्वेक्षण को लेकर के ही बीजेपी नेता प्रदीप कुमार नायक की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आज भारतवर्ष के प्रधानमंत्री वो अम्फन की समीक्षा करने के लिए आए हुए थे। पहले वेस्ट बंगाल को समीक्षा किए, एरियल सर्वे करके इनको 1000 करोड़ रुपया दे, और जिन लोगों के परिवार से लोगों की मौत हुई है इनको 2 लाख देने का व्यवस्था किया, और जिन लोग का नुकसान हुआ इन लोग को 50,000 देने का घोषणा करके आए। फिर उड़ीसा आके जिन जिन जिला में क्षति हुआ है इसी जिला को बाय एयर एरियल सर्वे करे और फिर रिव्यू ले, फिर 500 कोटी टंका घोषणा करके भारतवर्ष के प्रधानमंत्री यहीं से अभी निकले दिल्ली। ये दुख के समय आके खड़ा होना, परिवार का मुखिया, मैं मुखिया हूँ बोल के सूचना देना इनकी एक स्वभाव है। पहले से भी आपका फनी में कम से कम 5,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया दिए हुए थे, अभी भी आके 500 करोड़ दे के गए हैं। फिर सरकार हिसाब किताब करके और कितना चाहिए, किन किन लोगों के घर नुकसान हुआ है, रास्ता घाट की डैमेज हुआ है, इलेक्ट्रिक की डैमेज हुआ है, उसका रिपेयरिंग के लिए फिर पैसा मांगने में देंगे, ऐसी एश्योर करके भारतवर्ष के प्रधानमंत्री अभी रवाना हुए दिल्ली के।
कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर के स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर आईसीएमआर के डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर ने यह कहा है कि दोपहर 1 बजे तक 27,55,714 कोविड-19 टेस्ट किए गए हैं और इसमें से 18,287 टेस्ट निजी लैब्स में किए गए हैं। आज लगातार चौथा दिन है जब 1 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं और एम्पावर्ड ग्रुप 1 के अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. पॉल ने यह कहा है कि कई मॉडल्स ये बात सामने आई है कि कोरोना वायरस से 37,000 से 78,000 मौतें हो सकती थी और 14 से 29 लाख मामले भी सामने आ सकते थे। लाखों मामले नहीं फैले क्योंकि हमने फैसला किया था कि हम घर की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे। Friends, today we are having with us Dr. B.K. Paul, Chairman Empowered Group 1 and National Task Force on COVID-19. We also have with us Sri Praveen Srivastava ji, Secretary, Ministry of Statistics and Program Implementation, and Additional Secretary, Madam T. Rajeshwari ji. So I'll request the Chairman Empowered Group to start the briefing, please. धन्यवाद। आज हम कोविड-19 की जो भारतवर्ष की फाइट है, लड़ाई है, जद्दोजहद है, उसका एक जायज़ा लेंगे और देखेंगे हम इस जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं एज अ बिग पिक्चर और आगे हम किस तरफ जाएंगे, इस लड़ाई को हम कैसे आगे लेके जाएंगे। आज एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक लैंडमार्क अचीवमेंट देश ने जो करी है 19 तारीख को, उसके लिए इस मौके को इस्तेमाल करते हुए हम देश को बधाई देंगे, आप सबको बधाई देंगे सरकार की तरफ से कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत 19 तारीख को 1 करोड़ इलाज हो गए पूरे। 1 करोड़ treatments, hospitalizations in secondary and tertiary care facilities have been provided to the beneficiaries of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. 10 million treatments, 10 million admissions have been taken care of. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है और कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मैं भारत के 135 करोड़ लोगों की ओर से सारे दुनिया के सभी देशों का जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य हैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने भारत को और भारत के स्वास्थ्य मंत्री को विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के पद का दायित्व यूनानिमसली देने के लिए पहल की और आज नए एग्जीक्यूटिव बोर्ड की पहली वर्चुअल मीटिंग में सभी मेंबर नेशंस ने, डायरेक्टर जनरल WHO ने और सभी संबंधित अधिकारियों ने पूरा सहयोग दिया। भारतीय उद्योग जगत के भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट घटाने का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे बाजार में पूंजी की उपलब्धता बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उद्योग संगठन PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉक्टर D.K. अग्रवाल ने कहा है कि मौजूदा समय में पूंजी की उपलब्धता उद्योगों के सामने प्रमुख समस्या है और रेपो दर घटने से इसके समाधान में मदद मिलेगी। देखिए, 21 लाख करोड़ का जो मेगा पैकेज अनाउंस हुआ था उसके बाद भी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी क्योंकि जो मोरेटोरियम जो पहले दिया गया था वो 3 महीने के लिए था और अभी भी लॉकडाउन कंटिन्यूड है और इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो रही है और अभी ऐसा लग रहा था कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को शुरू होने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अगर ये मोरेटोरियम जैसे कि 3 महीने का इन्होंने वापस और एक्सटेंड कर दिया है, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रिलीफ फैक्टर है और मेरा मानना है कि जितनी भी EMIs है, जितने भी बिजनेसेस के लोन हैं, होम लोन है, व्हीकल लोन है, ये सभी लोन के लिए ये EMI का जो पोस्टपोनमेंट है ये मिला है 3 महीने का, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। इससे काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी इंडस्ट्री के अंदर और ये एक बहुत ही ज़रूरी भी था। और साथ के साथ जो इंटरेस्ट रेट, जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो 40 बेसिस पॉइंट से कम हुए हैं,
आई थिंक इससे ये अगर हम देखें यूएसए ने लगभग 150 बेसिस पॉइंट कम किया था, यूके ने 65 बेसिस पॉइंट कम किया है। तो हमारे यहाँ भी जो पैंडेमिक के दौरान अब टोटल जो इम्पैक्ट है वो 75 बेसिस पहले कम हुआ था और 40 बेसिस पॉइंट अब कम हुआ है। तो सब मिला के ये लगभग 115 बेसिस पॉइंट हमारा कम हो गया है। कोरोना महामारी के बीच देश में खाद्य पदार्थों की बढ़ी महंगाई को लेकर के रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुद्रास्फीति के आंकड़ों को पेश करते हुए चिंता जताई है। इस पर प्रतिक्रिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने भी दी है। देखिए, जो एमपीसी कमेटी की रिपोर्ट आरबीआई गवर्नर ने पढ़ी है, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों को, चैलेंजिंग सिचुएशन को मार्कआउट किया है। ग्लोबल रिसेशन है, भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट में फॉल है। उसके अनुसार आरबीआई और जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग मेजर्स ले रहे हैं उनको अच्छी तरह से आउटलाइन किया है। और सबसे महत्वपूर्ण उसमें यह है कि उन्होंने रेपो रेट को 40 बेसिक पॉइंट से कम कर दिया। रिवर्स रेपो रेट भी अब 3.35 हो गया है और रेपो रेट 4% है, जो कि इंडस्ट्री की डिमांड थी। तो इंटरेस्ट रेट लोअर इकोनॉमी पे जाएगा। और उन्होंने यह भी बात कही है कि जो मॉरेटोरियम पीरियड है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है, 3 महीने के बजाय अब 6 महीने कर दिया। ये भी इंडस्ट्री की डिमांड है। तीसरी यह डिमांड थी कि जो इस मॉरेटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट रेट आता है उसको भी एक फंडिंग के हिसाब से उसको टर्म लोन के अंदर कन्वर्ट कर दिया कि सडनली देना ना पड़े। स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी कंसोलिडेटेड फंड के लिए एक्सेस दिया। तो आरबीआई गवर्नर ने आज यह बताने की कोशिश की है कि अर्थव्यवस्था में चैलेंजेस हैं, मुश्किलें हैं, ग्लोबल भी डोमेस्टिकली भी, लेकिन उसको मीट आउट करने के लिए केंद्र सरकार और जो आरबीआई है दोनों तुरंत प्रारूप और इनिशिएटिव डिसीजंस लेते जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच बस किराए को लेकर के बवाल जारी है। इस बीच योगी सरकार ने राजस्थान सरकार की ओर से भेजे गए 36,36,000 के बिल को दे दिया गया है। यह बिल कोटा से बच्चों को आगरा और मथुरा पहुंचाने पर राजस्थान रोडवेज के यूपीएसआरटीसी को भेजा गया था। और यूपीएसआरटीसी में मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि हम कोटा में फंसे बच्चों को वापस लाए थे और इस काम में राजस्थान रोडवेज की 94 बसों की मदद ली गई थी। राजस्थान सरकार ने इसका 36 लाख से ज्यादा का बिल हमें भेजा और हमने इस बिल का भुगतान कर दिया है। इसी बिल को लेकर के बवाल मचा हुआ है। अब राजस्थान के परिवहन मंत्री खाचरियावास ने कहा है कि यूपी रोडवेज ने खुद ही भुगतान करने के लिए बिल की डिमांड की थी और उसी आधार पर उन्हें बिल भेजा गया था। परिवहन निगम ने, जो इनके निदेशक है राजशेखर जी, उन्होंने पत्र लिखा और फोन पर बात करके रिक्वेस्ट की कि हमारी उत्तर प्रदेश की बसें स्टूडेंट को लेने के लिए कोटा गई हुई है, उनको डीजल की जरूरत है, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उनमें डीजल डलवा देना, डीजल का हम पेमेंट बाद में कर देंगे। तो उसमें राजस्थान रोडवेज राज्य पथ परिवहन निगम जो हमारी संस्था है, उन्होंने वहां पे अधिकारियों के स्तर पे उन बसों में डीजल डलवा दिया। बसों की संख्या 150, 120, 50 थी। उसके बाद उन्होंने एक और पत्र लिखा कि अब हमारे पास बसें भी कम पड़ गई, आप बसें भी दे दीजिए। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने उनको बसें भी उपलब्ध करा दी। स्टूडेंट आपके उत्तर प्रदेश पहुंच गए, वो स्टूडेंट थे और उसके लिए हमने कोई पैसा मांगा नहीं, आपके यहां से ही आया कि हमें डीजल डलवा दीजिए। तो ये जो परिवहन निगम दोनों आपस में एक दूसरे के डीजल डलवाते हैं तो एक दूसरे को पैसा देते हैं। आपने पैसे के लिए कहा कि हमें डीजल डलवा दीजिए, डीजल का पैसा उन्होंने वह चुका दिया। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित है। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है
कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान और यूपी में बसों को लेकर के बवाल बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब पूरे देश को एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, तब विपक्षी दल लगातार अपनी नकारात्मक राजनीति का परिचय दे रहे हैं। पहले ये पूछ रहे थे कि जाने क्यों नहीं दे रहे, और अब जब लाखों लोग अपने प्रदेश पहुंच गए हैं, तब ये चंद बसें भेजकर राजनीति कर रहे हैं। एक नकारात्मक राजनीति कर रही है। जब पूरा देश एक होकर कोरोना के खिलाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए, तब विपक्षी दल लगातार अपने नकारा राजनीति का परिचय दे रहे हैं। वो पाखंड कर रहे हैं, दोगलापन कर रहे हैं। पहले पूछते थे लॉकडाउन क्यों नहीं बढ़ा रहे, अब पूछ रहे कि क्यों बढ़ा रहे हो। जब पहले ये कहते थे कि लोगों को जाने क्यों नहीं दे रहे, अब भारत में अगर कोरोना को मात देनी चाहिए, तो जो उपाय भारत सरकार ने किए दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। दुनिया में सबसे कम नुकसान इतना बड़ा देश होकर भी हुआ है भारत का। ऐसे में वो पूछ रहे थे जाने क्यों नहीं दे रहे। अब जाने दे रहे हैं और 50 लाख लोग गए हैं अपने अपने प्रदेशों में, तब ये चंद बसेस भेजकर राजनीति कर रहे हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्यों नहीं, ऐसी बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार, राज्य सरकारें जितनी रेलवे उनको लेनी चाहिए अपने मजदूरों के लिए, उतनी भी नहीं ले रहे। मजदूर सड़क पर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। बंगाल भी और कांग्रेस के राज्य भी, और जो आज के बैठकों में थे उपस्थित, उन सबकी अवस्था यही है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कांग्रेस पार्टी पर बसों के विवाद को लेकर के जमकर हमला बोला है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। कांग्रेस ने इसका मखौल उड़ाया। कांग्रेस को अगर वास्तव में हमदर्दी थी तो उनको वहां से विद्यार्थियों को लाना चाहिए था अपनी बसों से। साथ ही साथ अगर बसें इस लायक होती कि उनके ऊपर सवारी या कोई सामान्य व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता, उसका ट्रांसपोर्ट को इधर से उधर ले जाया जा सकता, तो ज़रूर ले ली जाती। तो वो बसें जब देखी गई तो कुछ तो उसके बारे में हमारे माननीय जो डिप्टी सीएम है उन्होंने बताया कि कहीं टेम्पो का नंबर, कहीं स्कूटर का नंबर, कहीं दूसरी गाड़ियों का नंबर, बसों का नंबर ही नहीं। और जो थी भी बसें, जिन बसों को देने की बात भी कही जा रही थी, वो भी इस लायक नहीं थी कि सड़क के ऊपर प्रॉपरली वो 100-200 किलोमीटर चल सके। अगर वो चल सकने की स्थिति होती तो शायद मना नहीं की जाती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रम सिद्धि कार्यक्रम का उद्घाटन किया है और इस कार्यक्रम के तहत मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के सरपंचों और मजदूरों के साथ बातचीत की। चौहान ने इसके साथ ही श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बार बार कोरोना पर जोर देते हुए कहा कि इसका सभी को मिलजुल करके मुकाबला करना है और गाँव में सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और यदि किसी भी व्यक्ति को इस बीमारी से कोई लक्षण नजर आए तो तुरंत प्रशासन और डॉक्टरों की मदद ली जाए। श्रम सिद्धि अभियान नाम दिया हमने इसका, श्रम सिद्धि। श्रम सिद्धि
जिनको श्रम मजदूरी प्राप्त होगी, काम प्राप्त होगा, ये सबके जॉब कार्ड बनाना है सरपंच साथियों। डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से किनके पास रोजगार नहीं देखेंगे, जॉब कार्ड नहीं, उनको जॉब कार्ड बनाएंगे। अगर कोई स्किल्ड मजदूर है, स्किल्ड मतलब कुशल मजदूर, जिसको कोई ना कोई काम आता है, उसका सर्वे अलग करेंगे। उसको अगर संभव हुआ तो हम और कहीं काम मिल सकता है क्या, इसकी संभावना देखेंगे। और जो अकुशल मजदूर है उसको काम दिया जाएगा मनरेगा के अंतर्गत। गुजरात के अहमदाबाद में एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएस ने वांटेड हरीश गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हरीश ने 2011 से कई डकैतियां की थी। आरोपी गुजरात और महाराष्ट्र में करोड़ों की लूट में शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार हरीश गोस्वामी को अंडरवर्ल्ड के डॉन छोटा राजन से भी जोड़ा गया है। हरीश पर 2011 में सूरत में 80 लाख, 2017 में भीलाड चेकपोस्ट पर 1.17 करोड़ और 2018 में भी 2 अलग अलग जगहों पर 35 लाख लूटने का आरोप है। दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर बोलते हुए दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखो, आंकड़े 500 से ऊपर हैं। जो शमशान घाट और कब्रिस्तान है, उनकी रिपोर्ट अगर जो लेंगे, सरकार ने आइडेंटिफाइड किए, हमने नहीं किए। जो केजरीवाल साहब ने आइडेंटिफाइड हॉस्पिटल 12 बनाई हैं, जहां से कोविड पेशेंट जाते हैं, वहीं के ही आंकड़े बताते हैं इस बात को कि वो 500 से ऊपर कूद गए। केजरीवाल साहब आंकड़े छुपा रहे हैं। और जो शराब के कारण से दुकानें खुली थी आनंद फार्म में, केजरीवाल साहब ने राशन की दुकानों पे जो भीड़ रही थी, जिसको केजरीवाल सुनने को तैयार नहीं थे। और अभी तो आज ये आंकड़े 600 के समथिंग सबसे ज़्यादा आए हैं। कल के बढ़ के 800-900 होंगे 100%, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना जांच करने की व्यवस्था है। आज अगर किसी परिवार में किसी को पॉजिटिव आ गया तो बाकी परिवार के सदस्य को तुरंत चेक करना चाहिए, वरना 10 दिन में वो और 15 लोगों को इफेक्ट कर देते हैं वो लोग। तो परिवार के लोग फ़ोन कर रहे हैं, परेशान हैं। 10 एग्जाम्पल मैं दे दूंगा कि उनके फैमिली का व्यक्ति, गोविंदपुरी में एक व्यक्ति है, अपोलो में एडमिट हो गया, पॉजिटिव आ गया वो व्यक्ति, सुभाष जी हैं, गुप्ता जी। अब उनके परिवार के लोग गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जांच की जाए कि हमारे परिवार का सदस्य अगर कोविड इफेक्टेड है, पॉजिटिव है। तो दिल्ली में केजरीवाल साहब केवल बयानबाजी टीवी पे आकर कर रहे हैं। और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सिरसा में प्रेस वार्ता की और कई अहम मुद्दों पर सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी उन्होंने दी है। हरियाणा प्रदेश में अप्रॉक्सीमेटली 12,93,000 नए यूनिट्स डीआरटी में रजिस्टर हुए हैं, जो दूसरे प्रदेशों के हैं जिनके राशन कार्ड, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड स्टार्ट नहीं हुआ, हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं थे, उनको राशन देने की व्यवस्था हमने शुरू करी है। दूसरी चीज़, अप्रैल के अंदर जिस तरीके से मुफ्त में राशन एवाई, ओपीएच और बीपीएल को दिया गया, पूरे प्रदेश का इसका भी रिव्यू लिया गया और मई का भी हमने लगभग 80% तो गेहूं, 60% जो दाल है, उसके साथ साथ सरसों का तेल हो, बाजरा हो, चीनी हो, नमक हो, ये अपने डिपो से वितरण कर दिया। और साथ में पूरे प्रदेश का जून का भी जो फ्री राशन है उसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया है। हरियाणा की ओर से एक बड़ी मांग रखी गई थी 1.5 सप्ताह पहले कि बारिश के कारण जो लस्टर लॉस, दाने में खराबा, उसका जो नुकसान है वो फार्मर से ना लिया जाए। आज केंद्र ने लिखित तौर पर उसको माना है कि केंद्र उसकी पूरी तौर पर भरपाई करेगी। अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 70 लाख मीट्रिक टन के आसपास गेहूं आया है और उसके अंदर लगभग 60 लाख के आसपास मीट्रिक टन गोदामों में पहुंचा है।
जिसकी कुल कीमत 12,040 करोड़ के आसपास है और हमारी सरकार द्वारा 9,000 करोड़ के लगभग 8,990 करोड़ से ज़्यादा आढ़तियों तक पहुंचाया गया है और 6,270 करोड़ से ज़्यादा आगे किसानों के खातों में ट्रांसफ़र हुआ है। सिरसा एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, अब तक बड़ा पॉजिटिवली काम तमाम अधिकारियों ने किया है और इसी का कारण है कि तमाम 8 के 8 पॉजिटिव केसेस नेगेटिव होकर अपने घर में पहुंचे और अच्छी तरीके से, चाहे राजस्थान से लेबर को लाने की बात हो, क्वारंटाइन सेंटर्स के माध्यम से उनको मॉनिटर करने की बात हो, एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया। लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है। मजदूरों पर परेशानियां जो मजदूरों को हो रही है उस पर देश में सियासत भी हो रही है, लेकिन हरियाणा के करनाल में प्रवासी मजदूरों के लिए क्या कुछ व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है, इस बात की जानकारी एएनबी न्यूज को घरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण ने दी है। एएनबी न्यूज के संवाददाता ने एमएलए हरविंदर कल्याण से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। कितना काम किया है और मैं समझता हूं कि जो प्रवासी बंधुओं का विषय है ये सबसे संवेदनशील विषय इन सभी बातों में रहा है और इन दिनों में जहां तक इन बंधुओं की बात करें तो लगभग व्यवस्थाएं सभी अच्छी बन चुकी हैं, सब कुछ नियंत्रण में है। जो भी ऐसे प्रवासी बंधु हरियाणा से गुजरे हैं, ख़ासतौर पर हमारे इलाके की अगर मैं बात करूं करनाल ज़िले की, तो सबके लिए एक अच्छा इंतज़ाम ठहरने का, खाने का, वो सब एक पिछले दिनों में रहा है और अभी भी उसी तरीके से चला हुआ है। इसी तरीके से ये क्रम जारी है और मैं समझता हूं कि जल्दी ही सब जो भी अन्य राज्यों में जाने वाले ऐसे प्रवासी हैं उनका सबका इंतज़ाम होगा और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, अगर जो मजदूर इस समय हाईवे पे चल रहे हैं उनको आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज रहेगा, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपदा का समय, कठिनाई का समय हमेशा संयम से निकालना चाहिए और एक बहुत बड़ा एक कष्ट का समय वास्तव में सभी के ऊपर है और प्रवासी बंधुओं के ऊपर तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि उनको एक तरफ जहाँ वो मजदूरी करने के लिए, अपनी रोजी कमाने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं और वहाँ पर ऐसा समय आने पर जहाँ उनको अपने परिवार को भी संभालना है, एक दूसरी तरफ उनके अंदर एक असुरक्षा कभी कभी आ जाती है कि वो परिवार से दूर हैं। कठिनाई के समय में सब अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो ऐसी सभी व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो संयम रखें। लगभग सभी कार्य पूरे हो चुके हैं, जल्दी वो अपने घर पहुँचेंगे और हम इतना भी समझते हैं कि हमारे इलाके की तरक्की, हमारे प्रदेश। जब से पंजाब में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा है तब से ही लोगों के ज्यादातर कारोबार बंद हैं और भले ही सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में लोगों को कुछ राहत दी है, लेकिन लॉकडाउन के कारण लगभग सभी लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसलिए आम आदमी पार्टी ने सरकार से अब मांग की है कि सभी लोगों के बिजली के बिल माफ किए जाएं और साथ ही बिजली के बिल ज्यादा भेजे जाने का भी आरोप लगाया है। गुरदासपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेता कंवलजीत की अध्यक्षता में डीसी गुरदासपुर को मांग पत्र सौंपा गया है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਪਲਸ ਹੈਗਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਪਲਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ 57 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 57 ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਲੋਕ 72 ਸਾਲ ਪਰ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਖਰਚੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਰਾਸਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ
कोरोना महामारी के बीच पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों और कंप्यूटर साइंस विभाग ने मिलकर के एक रोबोट तैयार किया है जो इस संकट काल में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्करों के काम में हाथ बटाएगा। ये रोबोट जल्द ही कोविड-19 वार्ड में अपनी सेवाएं देता हुआ भी नजर आएगा। इस रोबोट का नाम स्वयं सेविका रखा गया है। हमारे संवाददाता विनीत कपूर की खास रिपोर्ट आप देखिए। कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 की इस महामारी के बीच हर कोई अपने ढंग से अपनी भूमिका अदा करता नजर आ रहा है। कोई फ्रंट लाइन पर ड्यूटी कर रहा है, कोई सेकंड लाइन पर ड्यूटी कर रहा है ताकि इस महामारी से निपटा जा सके और देश से कोरोना को बाहर भिजवाया जा सके। लेकिन अगर बड़ी बात करें तो डॉक्टर्स जिस तरह से अपनी भूमिका अदा करते हुए नजर आ रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स की बात करें तो सराहनीय काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। जिस ढंग से मरीजों का इलाज किया जा रहा है, उनको हर जरूरत का सामान जो है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा जहां जहां पर जो कह सकते हैं कंटोनमेंट एरियाज हैं, वहां पर जो प्रशासन है वो जरूरत का सामान लोगों तक पहुंचा रहा है, उसकी भी अगर बात करें। लेकिन आज मैं एक ऐसे योद्धा से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो आने वाले दिनों में कोविड वार्ड्स जो हैं वहां पर ड्यूटी करता हुआ नजर आएगा। स्वयं सेविका इसका नाम दिया गया है और ये योद्धा जो मरीज हैं उनको खाना, दवाइयां पहुंचाने का काम करेगा। डॉक्टरों की निगरानी में इसका सारा वर्क होगा। और ये योद्धा है ये जो इस वक्त मेरे साथ है, स्वयं सेविका इसका नाम है। एक रोबोट है ये और मोबाइल से या फिर अन्य सिस्टम से इसका संचालन होगा। आप देख सकते हैं कि इसके पास ये प्लेट है और तय एरिया तक ये प्लेट जो है अपने आप लेके जाया जाएगा। इसकी बनाने की जो ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लगातार अगर हम कोविड वार्ड्स की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से हेल्थ वर्करों की बात करें, नर्सेज की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, वो भी कोविड-19 से संक्रमित हो रहे थे क्योंकि लगातार मरीजों के संपर्क में आ रहे थे। तो ऐसे में उनको भी कोरोना होता हुआ नजर आ रहा था। और इस वक्त अगर हम जिस जगह मौजूद हैं जहां पर ये स्वयं सेविका बनाई गई है, जिस स्टूडेंट की तरफ से ये स्वयं सेविका बनाई गई है, अंश चावला मेरे साथ हैं, उससे भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। अंश, स्वयं सेविका जो आपने यहाँ पर बनाई है, सबसे पहले इसके बारे में जानना चाहूँगा, आपको कब फील हुआ कि इस तरह का कोई रोबोट बनाना चाहिए? किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है ये रोबोट? तो मेरे को कॉलेज ने बेसिकली अप्रोच किया था कि इफ़ आई वुड लाइक टू मेक अ रोबोट लाइक दिस, सो फिर हमारी टीम है, जो हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम एक लाइन फॉलोअर बॉट बनाएंगे जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लाइन फॉलोअर होगा, जिसमें हम मतलब मल्टीपल टर्न्स दे सकते हैं, मल्टीपल रूम्स असाइन कर सकते हैं कि ये बॉट इस रूम में जाए या इस रूम में जाए, ताकि जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं या जो नर्सेज हैं जो खाना डिलीवर करते हैं उनके लिए आसानी हो, ताकि उन्हें बस एक खाना रखने के बाद एक बटन दबाना है और बॉट बाकी सारा काम खाना डिलीवरी का उनके लिए हैंडल कर लेगा खुद। और हमने इसमें काफ़ी मतलब फीचर्स ऐड करे हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर भी आगे हमने लगाया ताकि अगर कोई पर्सन आ जाता है हमारे बॉट के आगे तो बीच में रुक जाए, वहीं पे उसको वेट करे ताकि वो पर्सन हट जाए, उसके बाद वापस अपना कंटिन्यू करेगा जर्नी। हमने IR सेंसर लगाए हैं लाइन ट्रैकिंग के लिए। हमने लोड डिटेक्शन के लिए लोड सेंसर भी लगाया है कि लोड इसे पता हो कब किसी ने उठा लिया और कब रख दिया है। इसमें ऑडियो फीचर भी हैं ताकि जो पेशेंट है उसको पता चल जाए कि उसका खाना आ गया और उसे अलर्ट कर दे कि प्लीज़ अपना खाना उठा लीजिए। तो ये सब चीज़ों का हमने ध्यान रखा कि मतलब कन्वीनियंस रहे पेशेंट्स के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी, और जितना मिनिमम से मिनिमम कॉन्टैक्ट पॉसिबल हो वो रहे हमारा, ताकि कोविड-19 का जो ट्रांसफ़र है वो हमारा मिनिमम से मिनिमम रहे, हमारा ग्रोथ रेट जो है वो स्टेबल हो थोड़ा। वर्किंग किस ढंग से रहेगी इसकी, और मैं देखना भी चाहूँगा किस तरह से ये चलता है, कैसे खाना लेके जाता है और कितना वजन उठा सकता है? ये जो है 5 किलो का वजन उठा सकता है। हम रिकमेंड 4 करते हैं पर 5 किलो का पूरा ये उठा सकता है। और इसके साइड पे 4 बटन है, वो बटन्स हर एक रूम पे मतलब अलाइंड है। जैसे सपोज सेकंड नंबर बटन है तो वो किसी एक रूम के लिए हो सकता है, फर्स्ट नंबर किसी एक रूम के लिए हो सकता है। तो हमें बस खाना रखने के बाद बटन दबाना है उस रूम का और ये उस रूम में अपने आप दे जाएगा। जब पर लेकिन ये ब्लैक टेप्स जो आपने यहाँ पर लगाई हैं, इसका क्या मोटिव? ये बेसिकली कंट्रास्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है कि ब्लैक और वाइट में कंट्रास्ट होता है, तो बॉट को पता चल जाता है कि जो ब्लैक पाथ है उसे वो फॉलो करना है और वाइट का मतलब है उसे वहाँ नहीं जाना। तो वो ब्लैक लाइन को ट्रैक करता है, उसे पता चल जाता है कि कब कोई इंटरसेक्शन आई है या कहाँ से कोई लेफ्ट लेना है, वो अपने आप डिसाइड करता है और उस रूम में अपने आप चला जाता है। बिल्कुल, आप लोग देख भी सकते हैं कि किस तरह से ये स्वयं सेविका जो है वो फिलहाल एक रूम में खाना लेकर जा रही है। इसी तरह से हॉस्पिटल्स के अंदर भी आने वाले दिनों में ये जो रोबोट है ये खाना पहुंचाने का काम कर सकता है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से टर्न इसका रूम नंबर 1 में दिया गया था, क्योंकि इसके अंदर फीचर फिक्स किए गए कि आपने रूम नंबर 1 में जाना है। अब ये खाना लेकर यहाँ पर पहुँच चुका है और यहाँ पर ये ऑडियो सिस्टम से बताएगा
बिल्कुल, देखिए जब ये रूम में पहुंचता है तो ये बताता भी है कि आपका खाना जो है वो रूम में आ चुका है, और जब तक खाना नहीं उठाया जाएगा, इसके पास से ये प्लेट नहीं उठाई जाएगी, ये ऐसे ही ऑडियो सिस्टम से बताता रहेगा कि खाना आ चुका है। एक नया आविष्कार होता हुआ नजर आया, और पहले भी कुछ इसी तरह आविष्कार हुए मैम से बनाई गई है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ है, एक अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है, और इस वक्त इसकी काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, तो उनको भी इस तरह की फैसिलिटी की ज़रूरत थी। तो ये फैसिलिटी अब उनको प्रोवाइड करवाएगा पैक, यानी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। देखने वाली बात रहेगी कि जब ये हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां पर इसकी ड्यूटी किस ढंग की रहती है। कैमरामैन बलजिंदर सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़, चंडीगढ़। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें। सिर्फ ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंबई मेट्रो ने सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए प्रोटोकॉल तैयार करना शुरू कर दिया है। मुंबई मेट्रो ने वर्सोवा अंधेरी घाटकों पर मेट्रो मार्ग पर अपनी ट्रेनों की तस्वीरें जारी की हैं, जहां पर सीटों पर स्टिकर लगा करके दिए गए हैं, जिसमें एक के बाद एक सीट खाली छोड़ी गई है। इसके 16 रैक पर बैठने की व्यवस्था है और अधिकारियों ने कहा है कि यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने यह कहा है कि फिलहाल एक मेट्रो कोच में बैठने की क्षमता 200 है, जबकि अन्य 200 लोग खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं, और नई व्यवस्था से क्षमता आधी हो जाएगी। इसलिए अब बैठ करके 100 यात्री यात्रा कर सकते हैं और 75 प्रत्येक कोच में खड़े हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने वंदे भारत अभियान के तहत विदेशों में फंसे हुए प्रवासी राजस्थानियों का जयपुर पहुंचना शुरू हो गया है, और शुक्रवार को लंदन से पहली फ्लाइट दोपहर को जयपुर पहुंची। यह फ्लाइट पहले दिल्ली पहुंची और इसके बाद सभी यात्रियों को दूसरे प्लेन से जयपुर लाया गया। इससे करीब 149 प्रवासी राजस्थानी जयपुर पहुंचे और सभी को 3 होटलों में क्वारंटीन किया गया। 22 मई से 1 जून तक कुल 13 फ्लाइट से जयपुर आएंगी, और जिसमें करीब 2000 प्रवासी राजस्थानी लौटेंगे, और ब्रिटेन, कनाडा, रूस, कजाकिस्तान, फिलीपींस, किर्गिस्तान, जॉर्जिया जैसे देशों से प्रवासी राजस्थानी जयपुर पहुंचेंगे। झांसी से चलकर गोरखपुर पहुंची श्रमिक ट्रेन में 65 साल के राम लखन निषाद नामक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना से बोगी में बैठे यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया, और श्रमिक ट्रेन जब गोरखपुर जंक्शन पर पहुंची तो बोगी में बैठे यात्रियों को गोरखपुर स्टेशन पर एम्बुलेंस के जरिए मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। और वहीं इस संबंध में गोरखपुर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित ने बताया कि बोगी में बैठे राकेश नाम के एक व्यक्ति ने मृत व्यक्ति के बारे में गोंडा पुलिस को सूचना दी, और मृतक राम लखन निषाद की डेड बॉडी को गोंडा स्टेशन पर ही उतार लिया गया। साथ ही 8 लोग जो उसी बोगी में बैठे हुए थे उन्हें मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है।
इस वक्त हम गोरखपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जहां उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों का ट्रेन से आना जारी है। और गोरखपुर में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंदिर परिसर में गोरखपुर में 4 बजे आ चुके हैं और खुद मॉनिटरिंग यहां से बैठ के कर रहे हैं। वहीं गोरखपुर स्टेशन पे तहसील स्तर के जो बड़े अधिकारी हैं यहां पर पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले लुधियाना से एक ट्रेन आई है, जिस ट्रेन में एक 65 साल के बूढ़े व्यक्ति की मौत हो गई थी। उस बोगी में बैठे हुए लोगों को जो संदिग्ध व्यक्ति मरा है, संदिग्ध मानते हुए जो बोगी में लोग बैठे थे गोरखपुर जंक्शन पे उतरे हैं, उनको एम्बुलेंस में बैठा करके उनकी जांच के लिए उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। हमारे साथ गोरखपुर के तहसीलदार हैं डॉक्टर संजीव दीक्षित, हम उनसे पूछना चाहेंगे क्या कुछ मामला है और कौन पेशेंट, कितने लोग अभी गोरखपुर आए हैं इस ट्रेन से। देखिए, ये ट्रेन झांसी से आ रही है और इसमें रामलखन निषाद नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी रास्ते में मृत्यु हो गई थी। गोंडा में उनकी डेड बॉडी उतारी जा चुकी है। और उस ट्रेन में जो लोग भी, एक राकेश नाम के व्यक्ति ने बताया कि 7-8 लोग जो संपर्क आसपास के 2-3 कोच कूपे में बैठे थे, उनको हम लोग उतार के और उनको क्वारंटीन करेंगे और उनकी स्वास्थ्य जाँच कराएंगे। अब तक सर कितने गोरखपुर में आज की डेट में कितने पेशेंट मतलब गाड़ियाँ आई हैं? अभी ये हमारे प्लेटफॉर्म पे 5वीं गाड़ी है। कुल 13 गाड़ियाँ अब तक आ चुकी हैं और 6 और गाड़ियों के आने की संभावना है। तो आपने देखा कि आपके ये थे गोरखपुर के तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित, जहां गोरखपुर में अभी तक उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस का घमासान युद्ध भी जारी है, जो बसों की फिटनेस बसों के लिए लेके चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर गृह जनपद में हैं और बैठ करके खुद पूरे उत्तर प्रदेश की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी गोरखपुर में और भी ट्रेनों का आना जारी है, जहां आपने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले कुछ महिलाओं को, बच्चों को एम्बुलेंस में बैठाया गया है। उनके साथ में गोंडा में एक व्यक्ति जो डेथ हो गई थी, जिसकी उम्र 65 साल थी, उसकी मृत्यु होने के बाद इन लोगों को जो है गाड़ी से ले जाकर के मेडिकल कॉलेज जांच कराया जाएगा। मैं गोरखपुर से एएनबी न्यूज चैनल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट आर.के. यादव के साथ शाहिद खान। दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर शुक्रवार को प्रवासी मजदूर अपने गृह जिलों को जाने के लिए जमा हो गए और कोरोना से जारी जंग के बीच कामगारों और उनके परिवारों का अंतहीन सफर जारी है। सुखद सपनों और उम्मीदों के साथ जी तोड़ मेहनत करने वाले कामगारों के हाथ से काम धंधे के साथ छोटे से कमरे वाला किराए का भी घरौंदा भी फिसल गया है और गृहस्थी का बोझ सिर पर उठाए सामने एक ऐसा सफर है जिसकी मंजिल तो पता है, पर सैकड़ों किलोमीटर का सफर कैसे पूरा होगा ये भविष्य के गर्भ में है। ये रोज रोज होते सड़क हादसों से खौफ भी पैदा करता है, तो बस और रेल में हंसते हाथ हिलाते चेहरे भविष्य के गर्भ में हैं। चिलचिलाती धूप में छोटे छोटे बच्चों के साथ लिए ये लोग बढ़ते जा रहे हैं और लोग इस आशा में गाजीपुर पहुंच रहे हैं कि शायद वहां से आगे का सफर शुरू होगा और वहां से अनिश्चितताओं का नया दौर शुरू होता है। आगे पुलिस उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दे रही है और ऐसे में वहीं फुटपाथ पर और फ्लाईओवर के नीचे डेरा जमा लिया है। किधर जाना है, कहां से गाड़ियां मिलेंगी, ये कोई बताने वाला नहीं है। मेरा बच्चा है जी, मैं गांव जाना चाहता हूं। लॉकडाउन से पहले दिल्ली आया था, मौका ही नहीं मिला जाने का। अब जा रहा हूं तो इधर आता हूं तो उधर से पुलिस वाले कहते हैं कि उधर चले जाइए, उधर आता हूं तो उधर से कहते हैं कि पुलिस वाले का उधर चले जाइए। उधर मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस कहती है, उत्तर प्रदेश पुलिस कहती है उधर चले जाइए, दिल्ली पुलिस कहती है उधर चले जाइए। क्या करें साहब, सुबह से यहाँ बैठे हैं। आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शेयर बाजार को जो उम्मीदें थी वो कुछ खास पूरी नहीं हुई है और इसके असर से आज शेयर बाजार में गिरावट के दायरे में ही कारोबार करता रहा और आज बाजार की शुरुआत भी गिरावट के लाल निशान के साथ ही हुई थी और स्टॉक मार्केट कमजोरी के दायरे में ही बना रहा। 3 दिनों की तेजी के बाद शेयर बाजार गिरावट पर बंद हुआ और आईटी, फार्मा और ऑटो को छोड़कर के बाकी सेक्टोरियल इंडेक्स गिरावट के साथ ही बंद हुए। आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद सेंसेक्स 400 अंकों से ज्यादा टूट गया और वहीं निफ्टी में 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई। मिड कैप शेयरों में भी गिरावट रही और मिड कैप इंडेक्स कमजोरी के साथ बंद हुआ।
श्रोमणी अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोविड के मौजूदा समय में सरकार के मंत्री पत्रकारों पर केस कर रहे हैं। अगर लोगों को राशन न मिलने पर जिस पत्रकार ने खबर लगाई तो उस पर केस दर्ज हुआ है। ऐसा ही माहौल इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी के समय में भी बना था और एक पत्रकार को इसलिए एक्सीडेंट का रूप देकर के मार दिया गया क्योंकि उसने माइनिंग के खिलाफ खबरें लगाई थी। 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਹ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਐਸਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਲਾਓ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਦ ਕੋਈ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਟੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। दिल्ली की ऐतिहासिक फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मद्देनजर मुस्लिम समुदाय से अलविदा जुमा और ईद की नमाज घर में ही अदा करने की अपील की है। उस पर अमल करें, ईद मनाएं, शौक से मनाएं, त्योहारी एक दूसरे को लेन देन करें, सब कुछ करें, लेकिन नमाज मस्जिद में पढ़ने आने से फिलहाल चूंकि कानूनी पाबंदी है उसका पालन करें और घर में ही जो तरीक़ा मैंने बताया वैसे नमाज पढ़ें, हाथ न मिलाएं, गले न मिलें और जो एडवाइज़री जारी की जा रही है, सरकार की जो हिदायत है उसी पर अमल करें, उसी में सवाब मिलेगा। जब इंशाअल्लाह ये परेशानी दूर हो जाएगी तो आने वाली ईद जो है हो सकता है कि इंशाअल्लाह हम सब लोग फिर मिलजुल कर नमाज पढ़ें। पंजाब के मानसा में केंद्र सरकार के मजदूरों की दिहाड़ी का समय 8 घंटे से 12 घंटे करने के साथ ही दिहाड़ी कम करने के विरोध में मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन की अगुवाई में शहर में रोष मार्च करते हुए मानसा के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शनकारियों ने मजदूरों की समस्याओं के जल्द हल की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार यूनियन बनाने का हक छीनने जा रही है। वहीं मजदूरों की तकलीफों पर उन्होंने कहा कि मजदूर सड़कों पर रुल रहे हैं और सरकार इनको घर तक पहुंचाने का प्रबंध करे। ਅੱਜ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ 11 ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ BMS ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੱਦਾ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 130-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਕੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, 6 ਘੰਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। 3-4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਤੇ। ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਕੋਈ 26,000 ਜਾਂ 27,000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। ਇਹਨੇ 10,000 ਜਿਹੜਾ 9,000 ਰੁਪਈਆ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 6,000 ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਟਾਟੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨੂੰ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ तक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते 2 बार अपने देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के खिलाफ बोल चुके हैं। एक बार एक स्टडी को लेकर के उन्होंने कहा कि यह ट्रंप के दुश्मनों का काम है, दूसरी बार उन्होंने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित काम है। अब देश के कई बड़े वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की सलाह को खारिज करते हुए ट्रंप ने लॉकडाउन को हटाने की बात कही है और देश में फिर से सब कुछ खोलना चाहते हैं, और जबकि वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा करना जल्दबाजी होगी, इससे कोरोना के संक्रमण को रोकने में दिक्कत आएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते 2 बार कहा कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की बात बेसिर पैर की है, उनकी बातों में कोई सबूत नहीं है। वैज्ञानिकों की बातें राजनीति से प्रेरित हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि देश लॉकडाउन से मुक्त ना हो और कोरोना की वजह से लगाए गए प्रतिबंध ना हटाए जाएं। यूपी के गोंडा जिले में नाबालिग लड़की से बंधक बनाकर के रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोप है कि नाबालिग छात्रा के साथ पड़ोस में रहने वाला रेलकर्मी कई महीनों से रेप कर रहा था और छात्रा के विरोध करने पर रेलकर्मी उसकी मां की हत्या करने की धमकी उसे देता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता गर्भवती हो गई। शक होने पर मां ने सख्ती से पूछताछ की तो वो फकाकर रो पड़ी और पड़ोसी रेलकर्मी की घिनौनी करतूत को उसने बयान कर दिया। पुलिस ने मामले में घटना के 36 घंटे बाद केस दर्ज किया और बता दें कि पीड़िता की मां दूसरों के घरों में काम करके और पिता मिठाई की दुकान पर मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता है। हमारी मम्मी, हम लोग यहाँ पर किराए पर रहते हैं। मम्मी मेरी खाना बनाने जाती हैं। मेरे बगल में एक अंकल रहते हैं, नाम मिश्रा। वो हमको जबरदस्ती खींच के अपने कमरे में ले गए, हाथ गोड़ बांध कर जबरदस्ती किए और वीडियो बनाए और धमकी भी दिए थे कि बताओगी तो तुम्हारे परिवार को मार डालेंगे, ये वीडियो सबके ऊपर भेज देंगे। क्या चाहते हैं आप? हमको न्याय मिले। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग लड़की है, उसके साथ एक रेलवे का कर्मचारी है, उसने इसको बहला फुसला के उसके साथ दुराचार किया है। इस सूचना पर अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है और तत्काल ही उसको अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान आदि की कार्रवाई, विवेचनात्मक कार्रवाई शीघ्र पूरी की जाएगी और इसमें हम लोग बहुत जल्दी ही आरोप पत्र प्रेषित करके बहुत जल्दी से सजा दिलाने की। तेलंगाना के वरंगल जिले से एक सनसनी फैला देने वाली खबर सामने आई है। लॉकडाउन के दौरान गोरेकुंठा गांव के बाहर एक कुएं से 2 दिनों में 9 शव मिले हैं। एक दिन पहले 4 शव मिले और उसके बाद 5 शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। कोई त्रिपुरा का तो कोई पश्चिम बंगाल का निवासी बताया जा रहा है जो वहां मजदूरी करते थे। इसके अलावा कुछ लोगों की पहचान भी अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है और तहकीकात अब की जा रही है और अज्ञात हत्यारों की तलाश भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। पंजाब के पटियाला की सुखराम कॉलोनी में कुछ व्यक्तियों ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर उसको गोली मारने की घटना की अंजाम दिया है, घटना की वारदात को अंजाम दिया है। और बता दें कि ये गोलीकांड पुरानी रंजिश के चलते बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी राजेंद्र अस्पताल पहुंचा दिया है। यहीं पर पहुंची डीएसपी सौरभ जिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि देखने से एक गोली लग रही है जिसमें नौजवान की मौत हो गई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी जानकारी दी जा सकेगी और अपराधियों की शिनाख्त की जा रही है। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰੀਬ 9:30 ਵਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 35 ਸਾਲ ਹੈ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੀਬ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਖਰਾਮ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ FIR ਲੌਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ। गुजरात के बनासकांठा में एक फ्रूट कोल्ड स्टोर में भीषण आग लग गई। डीसा के काठ रोड पर आए कोल्ड स्टोर में यह आग लगने का मामला सामने आया है और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस हादसे में करोड़ों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। करोड़ों का सामान जलकर के राख हो गया है और मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।